हेलो दोस्तों। तो पिछले ट्यूटोरियल में हमने कूलम्ब्स लॉ के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स देख लिए थे और इक्विलिब्रियम और चार्ज के ऊपर भी कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे। उसी ट्यूटोरियल को आगे बढ़ाते हुए आज अपन कुछ और न्यूमेरिकल्स देखेंगे कूलम्ब्स लॉ के ऊपर। तो यदि किसी ने पिछला ट्यूटोरियल नहीं देखा हो तो चैनल के ऊपर विजिट करके और इस ट्यूटोरियल को देख ले। ये पिछले ट्यूटोरियल का ही थंबनेल है। तो अब बढ़ते हैं आज के ट्यूटोरियल की ओर। तो ये अपना फर्स्ट लेक्चर है जिसमें अपन पीपीटी का यूज कर रहे हैं। तो देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर। तो ये अपना फर्स्ट न्यूमेरिकल आज का। इस न्यूमेरिकल में थ्री चार्जेज फोर क्यू कैपिटल क्यू एंड द स्मॉल क्यू आर इन ए स्ट्रेट लाइन पोजीशन ऑफ द जीरो एल बाई टू एंड द एल रेस्पेक्टिवली देन रिजल्टेंट फोर्स ऑन द क्यू विल बी जीरो इफ क्यू, यानी फाइंड द रिलेशन बिटवीन कैपिटल क्यू एंड द स्मॉल क्यू इफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द क्यू इज जीरो। तो अपन देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में ये दिया हो, यहाँ पे अपने फोर क्यू चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे अपने पास कैपिटल क्यू चार्ज है और यहाँ पे अपने पास स्मॉल क्यू चार्ज है। यहाँ पे स्मॉल क्यू है, यहाँ पे कैपिटल क्यू चार्ज रखा हो और यहाँ पे फोर क्यू स्मॉल क्यू ये जीरो पे है, ये एल बाई टू के ऊपर रखा हुआ है और ये एल के ऊपर रखा हुआ है। अब बोल रहा है जो स्मॉल क्यू है ना इसके ऊपर टोटल चार्ज जीरो है, तो इसके लिए स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू में क्या रिलेशन होगा। तो अब स्मॉल क्यू के ऊपर अपन टोटल चार्ज जीरो कर देते हैं। तो स्मॉल क्यू के ऊपर जो लगने वाला जो चार्ज है, एक तो इस कैपिटल क्यू के कारण लगेगा स्मॉल क्यू के ऊपर और एक ये फोर क्यू है इसके कारण लगेगा। तो दोनों के कारण लगने वाले फोर्स को अपन कूलम्ब्स फॉर्मूला अप्लाई करके ऐड करके और उनको जीरो के इक्वल पुट करते हैं। तो कूलम्ब्स फॉर्मूला तो क्या है, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। तो जो फोर क्यू के कारण स्मॉल क्यू के ऊपर लगने वाला फोर्स के की वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं। यहाँ पे के की वैल्यू की भी ज़रूरत नहीं क्योंकि बाकी से के कैंसिल होने वाला है, क्योंकि आगे जीरो पड़ा है तो कॉमन लेके भेजेंगे। तो के क्यू वन के स्थान पर यहाँ पे क्या है फोर क्यू और क्यू टू स्मॉल क्यू है, तो इसको क्यू स्क्वायर पुट कर देता हूँ मैं यहाँ पे क्यू स्क्वायर अपॉन आर, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है एल स्क्वायर, प्लस अब इन दोनों के कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू के बीच लगने वाला फोर्स के क्यू क्यू अपॉन आर, और इनका आर क्या है एल बाई टू, इन दोनों के बीच में दूरी एल बाई टू, तो एल बाई टू तो एल स्क्वायर और जो बाई टू था उसको मैं ऊपर मल्टीप्लाई में ले जाता हूँ। तो ये टोटल फोर्स किसके बराबर हो गया है जीरो के। तो यहाँ से मैंने के को जीरो के पास भेज दिया, एक स्मॉल क्यू को भी जीरो के पास भेज दिया और इस फोर को भी जीरो के पास भेज दिया और इस एल स्क्वायर को भी जीरो के पास भेज दिया। तब यहाँ पे मेरे पास बच गया यहाँ क्यू प्लस कैपिटल क्यू इक्वस टू जीरो बच गया। यहाँ पर मेरे पास क्या बचा, क्यू प्लस कैपिटल क्यू इक्वस टू जीरो बचा। तो यहाँ पे जो कैपिटल क्यू इक्वस टू क्या आ गया माइनस ऑफ क्यू, कैपिटल क्यू इक्वस टू माइनस। तो ये स्मॉल क्यू के ऊपर टोटल फोर्स जब अपन ने जीरो किया तो उस स्थिति में कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू के बीच में ये रिलेशन आ गया। अब देखते हैं इनमें कौन सा, तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। तो इसमें इसके ऊपर बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, बस दोनों के ऊपर टोटल फोर्स जीरो करना था। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को दिया है फोर इक्वल चार्जेज ईच ऑफ द टू माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट द एक्स एक्सिस 0, 2, 4 एंड 8 सेंटीमीटर। द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ द 2 सेंटीमीटर। जो चार्ज 2 सेंटीमीटर के ऊपर रखा हुआ उसके ऊपर अपने को रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना है। तो अपन देखते हैं इस क्वेश्चन में अपने को क्या दिया है। चार चार्ज दिए, चारों को चार्ज टू माइक्रोकूलम है और इस तरह से चारों रखे हुए हैं। पहला 0 सेंटीमीटर पे, दूसरा 2 सेंटीमीटर पे, फिर 4 सेंटीमीटर पे और फिर ये 8 सेंटीमीटर के ऊपर रखा हुआ है और सबके ऊपर चार्ज सेम है 2 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम। अब जो 2 सेंटीमीटर बोल रहा है कि जो 2 सेंटीमीटर के ऊपर रखा हुआ है 2 सेंटीमीटर पे रखा है उसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स, तो 2 के ऊपर ये रखा हुआ है तो इसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना है अपने को। तो ये जो 0 के ऊपर जो 2 रखा हुआ है इसके कारण इस पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन ये हो जाएगी, और ये जो 4 पर जो 2 कूलम चार्ज रखा हुआ है 2 माइक्रोकूलम इसके कारण ये, और इन दोनों से डिस्टेंस सेम है, यहाँ से 2 सेंटीमीटर है और यहाँ से भी 2 सेंटीमीटर है। बाई सिमेट्री, ये दोनों के चार्ज का वैल्यू भी सेम है और इनके बीच की डिस्टेंस भी सेम है, तो यहाँ से लग और इनकी डायरेक्शन दोनों फोर्स के अपोजिट है। तो 2 सेंटीमीटर वाले फोर्स पे 0 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर पे दो चार्ज रखे उनके कारण लगने वाला टोटल फोर्स जीरो हो जाएगा, क्योंकि उनका रिजल्ट मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। तो अब बचेगा कि जो 8 सेंटीमीटर रखा हो उसके कारण 2 सेंटीमीटर पर रखे हुए पे फोर्स निकालना है। तो 8 और 2 वाले के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी 6 सेंटीमीटर, और चार्ज तो सबके ऊपर सेम ही है 2 सेंटीमीटर। तो इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स कितना आ जाएगा के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे F इक्वस टू के का वैल्यू 9 × 10⁹ 9 × 10⁹ Q1 और Q2। Q1 2 माइक्रोकूलम है, 2 × 10⁻,
या पीछे लिखता हूँ, इसको लिखता हूँ मैं यहाँ पे, एफ इक्वल्स टू के 9 इंटू 10⁹9 Q1, जो Q1 की वैल्यू है वो 2 माइक्रोकुलाम 10⁻⁻6 इंटू 2 10⁻⁻6 और डिवाइड बाई इनकी डिस्टेंस कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर को मैंने मीटर में चेंज किया तो 0.6 सेंटीमीटर और इसका आ जाएगा यहाँ पे स्क्वायर। नेक्स्ट पेज पे लेके जाता हूँ। तो 9 इंटू 10⁻9 इंटू 2 माइक्रोकुलाम जो ये 10⁻9 इंटू 2 4 हो जाएगा और 10⁻⁻6 10⁻⁻12 हो गया। और नीचे 0.6 का स्क्वायर करना था तो 0.36 आ जाएगा नीचे। अब इस पॉइंट को मैं यहाँ से हटाता हूँ तो ऊपर मैं रेड लिख देता हूँ। अब ये 9 से ये 4 टाइम्स गया और ये 4 से 4 गया। अब यहाँ पे मेरे को देखना है 9 तो ये है और 2 ये है 10 की पावर, तो 10 की प्लस पावर तो कितनी हो गई 11 और जो 10 की माइनस पावर कितनी है -12। तो यहाँ पे टोटल रिजल्टेंट कितनी हुई 10⁻⁻1 बच गई न्यूटन। तो टोटल फोर्स कितना आ गया 10⁻⁻1 न्यूटन। ये आरबीआईसी 12th की बुक का क्वेश्चन है। और अभी अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि अपने को पार्टिकल हैविंग द चार्ज Q1 एक्सर्ट्स ए फोर्स एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द चार्ज Q2। इसमें दिया अपने को एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है। जो ये Q1 चार्ज है, Q1 Q2 के ऊपर एक फोर्स लगाता है जो कि एफ है। अब बोल रहा है कि यदि इसकी ये Q/4 है, यदि इन दोनों के बीच में Q/4 एक दूसरा चार्ज प्लेस रख दिया जाता है तो Q1 अब Q2 के ऊपर क्या फोर्स लगाएगा। चाहे इनके बीच में कुछ भी लगा दिया अभी भी Q1 इसके ऊपर लगाने वाला फोर्स एफ ही होगा, जबकि अब Q2 के ऊपर लगने वाला फोर्स चेंज हो जाएगा क्योंकि अब Q1 पर Q1 तो पहले जितना फोर्स लगाएगा अब Q/4 भी इस Q2 के ऊपर चार्ज फोर्स लगाएगा। तो अब इसके ऊपर लगने वाला टोटल फोर्स इन दोनों के रिजल्टेंट फोर्स के बराबर हो जाएगा और ये एफ टोटल बराबर हो जाएगा एफ Q1 प्लस एफ Q/4 के बराबर हो जाएगा। लेकिन Q1 अभी भी एफ जो पहले लगा रहा था उतना ही लगाएगा। ये नहीं है कि Q/4 को देख के ये शर्मा जाएगा, ये कम फोर्स लगाएगा या फिर ज़्यादा लगाने लग जाएगा। ये सुपरपोजिशन ऑफ द सुपरपोजिशन वेक्टर में अपने जो सुपरपोजिशन पढ़ा था ना फोर्स का, कि यदि कोई भी एक चार्ज रखा हुआ है और मैं इसको नेक्स्ट पेज पे देखता हूँ, कोई भी एक चार्ज रखा हुआ है तो इसके ऊपर इसके चारों तरफ 10 अलग अलग चार्ज रखे हुए हैं, तो किसी भी एक चार्ज पर लगने वाला टोटल फोर्स इन सब के वेक्टर सम के बराबर होगा। ये नहीं है कि भाई 10 फोर्स लग रहे हैं, ये पहले अकेला ये दोनों थे तो इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स आके अलग था और अब इनके पास में और चार्ज आ गए तो इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स है। इन दोनों के बीच में जो पहले फोर्स लग रहा था अभी भी वही लगेगा, बल्कि अब ये भी अपना फोर्स लगे, इन दोनों के बीच में भी एक फोर्स लगेगा, इन दोनों के बीच में भी एक फोर्स लगेगा, तो ये फोर्स और लगने लग जाएंगे। लेकिन ये नहीं होगा किन्हीं भी दो पार्टिकल के बीच में लगने वाला फोर्स चेंज नहीं होगा। तो पिछले क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि Q1 पहले Q2 के ऊपर एफ फोर्स लगा रहा था, जब बीच में Q/4 चार्ज रख दिया गया तो अब Q1 कितना लगाए, अब भी वो एफ ही लगाएगा। तो इसका ऑप्शन थर्ड आ जाएगा। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 चार्जेज, यहाँ पे अपने को 4 चार्ज दिए, 4 चार्जेज आज इन अरेंज्ड इन ए कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर। इसका ये फिर ये दो, ए के ऊपर +Q है, बी के ऊपर +2Q है और डी के ऊपर -2Q है। ये 4 चार्ज दिए हुए। अब इसमें बोल रहा है कि यदि अपन ऑन कैप्टन चार्ज ऑन द सेंटर, यदि सेंटर के ऊपर जीरो यहाँ पे एक चार्ज रख देते हैं तो उसके ऊपर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। बस केवल डायरेक्शन देखनी है, अपने को मैग्नीट्यूड फाइंड भी नहीं करना है। तो डायरेक्शन देखने के लिए इस ए के ऊपर जो +Q1 चार्ज है और जो सी के ऊपर +Q1 चार्ज है, यदि यहाँ पे जो 0,0 के ऊपर प्लस चार्ज रखा हुआ था, प्लस चार्ज रखा हुआ तो ये इसको रिपल करेगा और सी वाला भी इसको क्या करेगा, रिपल करेगा। दोनों +Q दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड भी इसके ऊपर सेम आएगा। क्यों, डिस्टेंस भी दोनों के बीच की सेम है, क्योंकि स्क्वायर का सेंटर दोनों जो भुजाएं उनके बीच का मिड पॉइंट पे होता है। तो अब इन फोर्स दोनों का सेम हो गया, डायरेक्शन अपोजिट हो गई, तो ए और सी के कारण लगने वाला तो टोटल फोर्स इसके ऊपर 0 हो जाएगा। अपने को देखना है बी और डी के कारण कितना लगने वाला है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ एक बार। अब देखते हैं अपन बी और डी के। यदि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है तो बी इसको क्या करेगा, रिपल करेगा और डी क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। तो डायरेक्शन क्या, ये आ रही है।
अब यहाँ पे सपोज कर लेते हैं नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, नेगेटिव तो डी तो क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, और बी क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। यानी चाहिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, हमेशा ही जो टोटल फोर्स आ रहा है वो बी डी डायरेक्शन के अलोंग आ रहा है, यानी बी डी। ये यहाँ पे जब पॉजिटिव रखा हुआ तो डी की तरफ आ रहा था टोटल फोर्स, क्योंकि डी वाला उसको अट्रैक्ट कर रहा था, बी वाला उसको रिपेल कर रहा था, तो टोटल फोर्स डी की तरफ आ रहा था। और जब यहाँ पे अपन नेगेटिव चार्ज रखते हैं तो टोटल फोर्स बी की तरफ आ रहा था, लेकिन वो हमेशा ही बी डी लाइन के अलोंग ही लग रहा था। तो बस इसमें केवल डायरेक्शन ही देखनी थी, और ए और सी के कारण तो पहले ही जीरो हो गया था। तो अलोंग ए सी के अलोंग है टोटल फोर्स, नो, ए सी के अलोंग तो टोटल जीरो होगा, टोटल जीरो भी नहीं है। अलोंग द डायगोनल बी डी, हाँ डायगोनल बी डी के अलोंग ही है टोटल फोर्स, तो इसमें ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। अब इस क्वेश्चन में अपने को क्या दिया, इसमें थोड़ा सा मैथ है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है वैसे तो, क्या ही है, ये भी सिंपल है बिल्कुल। द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑफ द चार्जेज इज इंक्रीज बाय द 10, यानी 2 पॉइंट चार्जों की डिस्टेंस से 10 सेंटीमीटर से अपने इंक्रीज किया है, तो उनका फोर्स में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो अपन सबसे पहले तो लिखते हैं फोर्स का फॉर्मूला। तो एफ बराबर क्या होगा, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। जब उनके बीच में पहले आर डिस्टेंस थी, अब डिस्टेंस को अपन 10 सेंटीमीटर से इंक्रीज करेंगे। उस टाइम सपोज कर लेंगे कि लगने वाला कुछ भी फोर्स था वो एफ डैश था, लेकिन पहले आर को 10 सेंटीमीटर, तो आर जो नया आएगा उसको मैं आर डैश मान लेता हूँ, और वो कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर इंक्रीज करने में। ये तो सिंपल फॉर्मूला है, अपॉन 100 आर, ये 100 प्लस आर, जैसे भी जिसका जो भी तरीका हो निकालने का, ये आ गया, बिल्कुल सिंपल है। 100 प्लस लाभ जो भी इंक्रीजमेंट हुआ है अपॉन 100, वही सिंपल फार्मूला है जो पहले ये मैथ में सबका पढ़ा हुआ है, बिल्कुल सिंपल फार्मूला। तो ये मेरा नया आर डैश आ गया, इस नए आर डैश को मैं लिख देता हूँ 1.1, डिवाइड करके लिख दिया 1.1 आर। तो आर डैश कितना आ गया, 1.1 आर आ गया मेरा। यहाँ पे मतलब पॉइंट थोड़ा नहीं लगता, तो थोड़ा डैश के फॉर्म में आएगा, तो उसको तुम एडजस्ट कर लेना, क्योंकि पॉइंट लगाना पीपीटी में यहाँ पे थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि पॉइंट में प्लेस करता हूँ तो लगता ही नहीं है पॉइंट। तो अब अपन एफ डैश फाइंड करते हैं। आर डैश कितना आया 1.1, चार्ज सेम है, बस डिस्टेंस चेंज हुआ है, 10% से इंक्रीज किया है, तो उसके बाद में अपना आर डैश 1.1 आ गया। तो अब मैं फाइंड करता हूँ यहाँ पे एफ डैश। एफ डैश आ गया मेरा, एफ डैश के Q1 Q2, चार्ज सेम है, केवल चेंज क्या हुआ है बीच के डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना होगा 1.1 का स्क्वायर और आर का स्क्वायर, दोनों का अलग अलग कर दिया मैंने। तो अब ये जो चीज़ बच गई यहाँ पे, ये तो पहले ऐप में थी, तो इसको मैं पुट कर देता हूँ ऐप। तो मेरे पास ऐप डैश क्या आ गया, ऐप डिवाइडेड बाई 1.12 का 1.21, तो नया ऐप डैश मेरे पास इतना आ गया। अब मैं देखता हूँ कि ऐप डैश में इंक्रीजमेंट हुआ है या डिक्रीज, मेरे को नहीं पता अभी बढ़ा है या घटा है, तो मैं तो सीधा ये मान लेता हूँ कि बढ़ा है, यदि घटा होगा तो ऑटोमेटिक नेगेटिव आ जाएगा साइन। तो मैं देखता हूँ मेरा डेल्टा ऐप कितना है, डिफरेंस कितना है, डेल्टा ऐप बराबर मेरे पास कितना आया, ऐप डैश माइनस ऐप। तो ऐप डैश कितना आया, ऐप अपॉन 1.21 माइनस ऐप, ये मेरे पास डेल्टा ऐप आ गया। और अब जो फॉर्मूला होता है इंक्रीजमेंट का वो क्या होता है, डेल्टा ऐप अपॉन ऐप इंटू 100 परसेंटेजमेंट इंक्रीज या डिक्रीज। अब डेल्टा ऐप कितना है मेरे पास, ऐप अपॉन 1.21, तो ये नेगेटिव में आ गया, क्योंकि इन दोनों को मैं यदि यहाँ पे लिखता हूँ मैं इसको फाइनल, तो नीचे तो 1.21 आया, और ऊपर क्या हो गया 1 माइनस 1.2, तो माइनस का 0.21 यहाँ पे पॉइंट है, ये कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आया मेरे पास माइनस का 0.21। यार इसको मैं 1 मिनट मिटा के फिर से लिखता हूँ, माइनस का 0.21, 0.20, क्यों ये तो सब घटा लिया ना। तो ये माइनस का क्या दर्शा रहा है कि फोर्स में डिक्रीजमेंट होगा, और वो अपने को दिख भी रहा है, यदि डिस्टेंस को अपन बढ़ाएंगे तो फोर्स तो कम ही होगा ना। तो नेगेटिव साइन केवल इतना दर्शा रहा है कि डिक्रीजमेंट को दर्शा रहा है। तो अब अपन देखते हैं इसको आगे, यहाँ पे पुट करते हैं 0.1 अपॉन 1.21 इंटू 100, तो ये मेरे पास आ गया 21 अपॉन 1.21। तो इसको मैं करता हूँ, तो ये मेरे पास आ गया
इसको मैं 100 को पहले मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 21/1.21, तो ये मेरे पास आ रहा है 17.35 के अप्रोक्सीमेट। और क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है फोर्स, तो ऑप्शन सी अपना सही है। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को जो है 2 particles each having the mass of the 5 gram and the charge of the 10 की पावर -7 कूलम। The limiting equilibrium of the horizontal table with the separation of the 10 centimeter. Find the coefficient of the friction between the particle and the table which is the सेम बिटवीन द ईच ऑफ द 2 पार्टिकल। दोनों पार्टिकल के बीच में सेम है तो किसी एक पार्टिकल के ऊपर अपन फोर्स 0 कर देते हैं, क्योंकि अपने को दिया हुआ है कि वो इक्विलिब्रियम में। तो अपने पास कंडीशन क्या है, अपने पास कंडीशन ये है कि ये 2 पार्टिकल्स हैं, इनका मास 5 ग्राम है और बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, और इनके ऊपर जो फोर्स दिया हुआ है 10 की पावर -7 कूलम दिया हुआ है। तो अपन इनके ऊपर लगने वाले फोर्स कौन से हैं, इक्विलिब्रियम में रह रहे हैं। इनके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक दिया नहीं, दोनों सेम चार्ज, सेम नेचर के चार्ज है दोनों के ऊपर पॉजिटिव, तो इसके ऊपर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन ये है, इस पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन ये है। फिर भी ये इक्विलिब्रियम, इसका मतलब इस साइड में भी कोई फोर्स लग रहा है और इस साइड में फोर्स लगने वाला कौन सा, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। तो फ्रिक्शन फोर्स और जो कूलम्बिक इलेक्ट्रिक फोर्स है वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तो अपन दोनों को इक्वल कर देते हैं। तो फ्रिक्शन फोर्स तो कितना हो जाएगा, μmg, और ये कूलम्बिक फोर्स के बराबर है, तो वो कितना है, K/Q1/Q2/r²। अब इन सब का वैल्यू पुट कर देते हैं। अपने पास पूछा भी म्यू की वैल्यू है, इसमें पूछा है तो कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन, यहाँ पे कोफिशिएंट की मीनिंग थोड़ा मिसप्रिंट हो गई, कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन पूछा है, तो बाकी सब की वैल्यू अपन पुट करते हैं। तो म्यू इक्वस टू हो जाएगा अपने पास, म्यू इक्वस टू K/Q1/Q2/r², ये म्यू, और ये नीचे mg और आ जाएगा साथ में mg। तो ये अपने पास म्यू की वैल्यू आ गई, देखते हैं। लेकिन यहाँ पे दे नहीं रखी ना म्यू की वैल्यू, तो ये अपने पास म्यू की वैल्यू आ गई, क्योंकि लेकिन यहाँ पे वैल्यू और पुट कर रहे हैं, इन सब की अब वैल्यू पुट कर देते हैं। के की वैल्यू 9, क्योंकि अपने को वैल्यू दे रखी है ना यहाँ पे, Q1 Q2 के टर्म्स में नहीं छोड़ना। के Q1 की 10 की पावर -7, Q2 भी 10 की पावर -7/r²। r कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर, यानी 0.01 हो जाएगा। स्क्वायर करूँगा तो मैं इसको मीटर में चेंज करके 0.01, और इस पॉइंट को मैं हटाऊँ तो ये नीचे 1 बच जाएगा और ऊपर 100 चला जाएगा। और नीचे 2 चीज़ और हैं, 2 चीज़ें mg, m ग्राम में दिया हो तो उसको पहले मैं kg में कन्वर्ट करता हूँ, और इंटू जी की वैल्यू मैं 10 पुट कर देता हूँ अप्रोक्सीमेट के लिए, 9.8 की जगह। सो आसान हो जाएगा, वैसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इतना। ये 100 से यहाँ पे 100, ये एक जीरो से एक जीरो मैंने कट कर दिया, और ये से ऊपर जाएगा, नीचे है ना, ये कैंसिल नहीं होगा, ये ऊपर जाके यहाँ पे मैं 10 की पावर 4 लिख दे। ये तो समझ में आता है ना, 1/2 यहाँ पे कुछ नहीं है, ये होल बट्टा में है तो ये ऊपर उल्टा जाके डिवाइड में है तो उल्टा जाके मल्टीप्लाई में होगा, तो 100 ऊपर चला जाएगा, 10 की पावर 4 हो जाएगा। अब इन सबको कर लेते हैं, तो यहाँ पे नीचे 5 बचा हुआ है, तो 9/5 तो एक बच गया, इसको डिलीट, 9/5 बच गया, और इंटू 10 की पावर को देख लेते हैं। पॉजिटिव पावर कितनी हो गई, 13 हो गई, और नेगेटिव पावर कितनी हो गई मेरे पास, 14 हो गई। तो 10 की पावर -1 मेरे पास बच गए, ये कितनी 13 है, ये 14 है, तो 10 की पावर -1 बच गया। तो 9/5 को मैं करता हूँ तो ये बच गया 1 पॉइंट, फिर कितना बचा, 4 बच गया ना, तो 8 टाइम्स गया, और इंटू 10 की पावर -1, तो ये मेरे पास का क्या आ गया, 0.18। तो ये मेरे म्यू की वैल्यू आ गई। तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सिंपल था, अपने को इक्विलिब्रियम फाइंड करना था। 2 पार्टिकल दिए तो दोनों के ऊपर फोर्स दी, तो यहाँ पे बैलेंस करने वाला कौन था, फ्रिक्शन फोर्स था, जो कि कूलम्बिक फोर्स को बैलेंस कर रहा था। तो अपन ने पुट कर दिया, फिर उनकी जो अपने को वैल्यू दे रखी, वैल्यू पुट करके ये अपना फाइनल आंसर आ गया। ये भी शायद ये क्वेश्चन भी बोर्ड का है या फिर कहीं और से जहाँ से भी लिया है, मतलब क्वेश्चन अपना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन चाहिए कहीं से भी हो, सारे क्वेश्चन ही अच्छे हैं। अब और कोई एक क्वेश्चन और है, लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक पार्टिकल ऑफ द मास m कैरिंग ए चार्ज Q1 स्टार्ट्स मूविंग अराउंड ए फ्लेक्सिबल चार्ज Q2। इसमें अपने को बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि एक चार्ज है Q2, ये Q2 चार्ज है, और इसके चारों ओर एक चार्ज Q1 मूव कर रहा है। तो उसका जो मूव कर रहा है उसका टाइम पीरियड अपने को फाइंड करना है। तो अपने को क्या पता है, ये इसके चारों तरफ मूव कर रहा है, मतलब यहाँ पे जो mv² बाई r जो फोर्स है,
रिपल्सन का, क्योंकि जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक सर्कल में मूव करता है तो उसके ऊपर जो सेंट्रिपिटल फोर्स लगता है वो mv²/r के बराबर लगता है। तो इस mv²/r को यहाँ पे बैलेंस कौन कर रहा है? यहाँ पे वो Q1 और Q2 के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स है, क्योंकि अपने पास Q1 नेगेटिव दिया है तो Q2 पॉजिटिव, तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स इन दोनों और Q1 के ऊपर लगने वाले सेंट्रिपिटल फोर्स को बैलेंस कर रहा है। तो वो ही अपने को यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो ये तो आपने समझ लिया कि यहाँ पे हो क्या रहा था। अब इसके ऊपर लगने वाले दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स तो कितना था? K Q1 Q2, केवल नेगेटिव साइन अट्रैक्शन को दर्शा रहा है तो अपन दोनों को इक्वल कर दें। और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस r रेडियस दी हुई है अपने को। और लगने वाला कोलम्बिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स तो ये हो गया कि Q1 Q2, और दूसरा mv²/r, mv²/r सेंट्रिपिटल फोर्स हो गया इसका, mv²/r, यहाँ स्क्वायर है तो एक से तो एक खा जाएगा। मैं पहले v की वैल्यू फाइंड कर दूँ, क्योंकि v की वैल्यू तब मेरे पास आ जाएगी तो मेरे को t फाइंड करें 2πr/v लगा दूंगा, मेरे पास टाइम पीरियड आ जाएगा। तो यहाँ से मैं v की वैल्यू फाइंड करता हूँ। तो यहाँ पे v² बराबर मेरे पास आ गया k, इसको मैं v² बराबर आ गया k Q1 Q2/r, क्योंकि एक r को मैंने यहाँ पे कैंसिल कर दिया था इस m RM। तो v की वैल्यू मैं फाइंड करूँगा तो इसका ले लेता हूँ मैं रूट। तो ये मेरे पास आ गई v की वैल्यू k Q1 Q2/RM। और अब मैं वैल्यू फाइंड करना हूँ t क्या होता है? डिस्टेंस कितनी चल रहा है? वो 2πr, क्योंकि उसके सरकमफ्रेंस पे जाएगा ना, तो 2πr डिस्टेंस चल रहा है। कितने वेलोसिटी से चल रहा है? 20 से। स्पीड बोलूँ, वेलोसिटी ना बोल के यहाँ पे मैं, तो v वेलोसिटी से वो v स्पीड से 2πr सरकमफ्रेंस पे जाएगा। ये उसकी डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल्स टू टाइम पीरियड होगा। तो ये मैं 2πr अपॉन v की वैल्यू पुट करता हूँ, v की जो अपन ने अभी निकाली है k Q1 Q2 रूट के अंदर अपॉन RM। तो ये रूट k Q1 Q2, और रूट के अंदर ही ऊपर ले जाता हूँ नीचे वाले, ये तो अभी बताया मैंने। अब नीचे क्या है? और RM है, RM को ले जाता हूँ ऊपर। तो अब देखते हैं अपने पास, इसको और आगे सोल्व कर लेते हैं। तो ये अपने को सब कुछ शायद रूट में दे रखा है, तो सबको रूट के अंदर ले जाते हैं, बड़े रूट के अंदर। इन सबको रूट के अंदर ले जाएंगे तो इनका स्क्वायर हो जाएगा रूट के अंदर ले कर जाते ही। तो ये क्या होगा? 4πr², और ये रूट के अंदर एक r है तो r3, 4πr3/m अपॉन k। शायद k की भी वहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा है कि 1/4πε0, तो मैं उसकी भी वैल्यू पुट कर देता हूँ साथ में ही। तो k की वैल्यू पुट की तो मैंने यार आगे ही करता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे k का मैं पुट करूँगा 1/4πε, तो रूट के अंदर ही चला जाएगा। तो यहाँ पे मैं k की वैल्यू पुट करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा 4πε0। अब सही है, तो इसको मैं रूट के अंदर लेके जाता हूँ तो इसका स्क्वायर होकर रूट के अंदर जाएगा, तो r², और ये तो कितना हो जाएगा r3। पहले मैं लेके जाता हूँ ये 2 रूट के अंदर गया तो 4, और ये 4 से मिलकर कितना हो जाएगा? 16। फिर मैं लेके जाता हूँ पाई को, पाई किस क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा रूट के अंदर जाते, और एक वहाँ पे पाई पहले से ही है तो पाई का भी क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। आर क्या है? अंदर गया स्क्वायर, और अंदर आर, अंदर कोई आर है 4πε, ये आर है तो आर का भी क्या हो गया? क्यूब हो गया। और क्या ऊपर एम है, एम, और नीचे क्या है रूट के अंदर? Q1 Q2, नीचे Q1 Q2 बचा है सिर्फ। अब देखते हैं आंसर। Q1 Q2 4π³ r³ m, 4π³ और ये ε0, यहाँ पे ε0 बचा। तो ये अपना बिल्कुल सिंपल आंसर है। तो ये क्वेश्चन बस इसमें अपने को थोड़ा सा जो अपने पहले क्लासिकल फिजिक्स जो अपन पढ़ी हुई है उसमें से मैकेनिक्स का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पूछ लिया बस अपने से, बाकी सब सेम था। इसमें सेंट्रिपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट mv²/r लगाना था। वो यदि ये चीज़ अपने समझ में आ रही थी तो बिल्कुल आसान था, क्योंकि यहाँ पे कोलम्बिक फोर्स अट्रैक्शन का काम कर रहा था। रिपील क्योंकि वो रिवॉल्व कर रहा था सर्कल के ऊपर, रिवॉल्व कर रहा था उस टाइम, एक सेंट्रिपिटल फोर्स बाहर की ओर लग रहा था mv², बस उसको जो सेंट्रिपिटल फोर्स था उसको जो है कोलम्बिक फोर्स बैलेंस कर रहा था। बस ये कॉन्सेप्ट यदि आ रहा था बिल्कुल सिंपल था। ये दिखने में जितना बड़ा सा दिख रहा है उतना है नहीं। तो आज के इस ट्यूटोरियल में मैंने इतने न्यूमेरिकल लिए थे, लगभग अपन ने अब सभी न्यूमेरिकल्स कर लिए। कुछ पिछले ट्यूटोरियल में कर लिए थे, उससे पिछले ट्यूटोरियल में भी कुछ 1-2 न्यूमेरिकल्स हो गए थे, तो अब काफ़ी न्यूमेरिकल हो गए हैं शायद इसके ऊपर। तो अब बढ़ते हैं अपन अगले ट्यूटोरियल की ओर, उसमें हम इलेक्ट्रिक फोर्स वगैरह देखेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
और यदि किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलता रहे। अभी मैं यहाँ पे 12th बोर्ड के लिए, यहाँ पे मैं बेशक 12th बोर्ड के लिए डाल रहा हूँ, लेकिन ये उन बच्चों के लिए भी पूरी तरह से हेल्पफुल होगा जो नीट की या जेई की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए भी मेरा इस चैनल के ऊपर मेन टारगेट रहेगा न्यूमेरिकल ज़्यादा से ज़्यादा लेना। तो यहाँ पे मैं पूरा न्यूमेरिकल पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहूँगा। तो जो बच्चे न्यूमेरिकल को कॉन्सेप्ट को बिल्कुल अच्छे से क्लियर करना चाहते हैं वो तो चैनल को पूरी तरह से सब्सक्राइब कर ही लो, क्योंकि उनके लिए तो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। यहाँ पे न्यूमेरिकल्स देख लो ना, मैंने इकोनॉमिक फोर्स पे कितने सारे न्यूमेरिकल, ऐसे हर टॉपिक के ऊपर मैं न्यूमेरिकल्स भर भर के लेने वाला हूँ। तो थैंक यू अगेन। और यदि चैनल को सब्सक्राइब कर लो नहीं किया है तो, और बाकी दोस्तों के पास शेयर कर दो जिसको भी इसकी ज़रूरत